गोविंदगंज पूर्वी चंपारण में ये विधानसभा है और फिलहाल यहाँ भी बीजेपी का कब्जा है। तो गोविंदगंज की सीट कितनी खास रही है, इसके रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं? रंजन जी, गोविंदगंज को स्कैन करते हैं तो क्या दिखता है स्कैनर में? देखिए, गोविंदगंज की सीट पूर्वी चंपारण जिले की सीट है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही गोविंदगंज की सीट आती है। यहाँ पहला चुनाव 1951 में हुआ था और शिवधारी पांडे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव जीते थे। तो पहले विधायक जो हैं वो शिवधारी पांडे हैं। तब से अब तक 18 चुनाव हुए हैं और इसमें 11 व्यक्ति विधायक बने हैं, लेकिन 2 को छोड़कर सभी ब्राह्मण जाति से हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोविंदगंज ब्राह्मण बहुल विधानसभा क्षेत्र है। गोविंदगंज को समझने के लिए अगर आप देखिए तो शुरुआत में यहाँ कांग्रेस का दबदबा दिखता है। ज़्यादातर सीटों पर जो है जब भारत गणतंत्र बना और चुनाव होना शुरू हुआ तो आप देखिएगा कि शुरुआती सालों में कांग्रेस को ज़्यादा सफलता मिली है। तो गोविंदगंज भी उससे अलग नहीं है और उसने जो है जीत का सिलसिला जब शुरू किया तो सबसे पहले तो जीत का चौका उसने लगा दिया। लेकिन इसके बाद जो है भारतीय जनसंघ ने यहाँ गोविंदगंज में दीपक जलाया। लेकिन फिर जो है वापसी होती है कांग्रेस की और फिर यहाँ पर कांग्रेस हैट्रिक लगाती है, लगातार 3 जीत हासिल करती है। 80 में उसे आखिरी जीत गोविंदगंज में मिलती है। इसके बाद अगर आप अगले कार्यकाल की तरफ जाएं उससे पहले देखें कि 1951 से 1990 के बीच जो कांग्रेस का जब एक दबदबा था तो उसमें से कांग्रेस को 7 बार सफलता मिली थी यहाँ पर, और जनसंघ 1 बार, जनता दल 1 बार और निर्दलीय 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। जो पहले 8 चुनाव यहाँ पर हुए थे उसमें 1969 के चुनाव को छोड़ दीजिए तो बाकी 7 चुनाव कांग्रेस ने जीत लिए थे। लेकिन 90 से सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों का जलवा बढ़ा और जनता नामधारी पार्टियां यहां से चुनाव जीतने लगी ज़्यादातर अवसरों पर। तो 1995 से अगर 2020 तक आप देखिए तो 8 चुनाव हुए हैं, जिसमें आप देखती हैं कि 6 बार सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टी चुनाव जीतती है, 1 बार जो है वो निर्दलीय, सोशलिस्ट 1 बार और माफ कीजिएगा 6 बार सोशलिस्ट, 1 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय। तो कुल ये चीजें जो है गोविंदगंज में दिखती हैं। कुल 18 चुनाव जो अब तक हुए हैं उसमें कांग्रेस सबसे सफल पार्टी, 7 बार जो है वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही है। निर्दलीय जो है वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। जेडीयू को 3 बार कामयाबी मिली है। समता पार्टी भी 2 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही है। जनता दल, एलजेपी और बीजेपी को 1-1 बार कामयाबी यहाँ पर मिली है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर सर्वाधिक जीत किनके नाम है तो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने गोविंदगंज विधानसभा का 3-3 बार प्रतिनिधित्व किया है। मीना द्विवेदी, रमाशंकर पांडे और डीएनएम त्रिपाठी, ये तीनों जो है 3-3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर हम 2010 से आखिरी जो 3 चुनाव गोविंदगंज में हुए हैं उसका लेखा जोखा करते हैं और देखते हैं कि वो आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। तो 2010 में मीना द्विवेदी तब वो सिटिंग विधायक थी। 2005 में फरवरी और अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें मीना द्विवेदी चुनाव जीती थी, तो जेडीयू के टिकट पर थी और उनके सामने जयप्रकाश पांडे थे, लगातार कई बार से चुनाव लड़ रहे थे, और राजू तिवारी जो हैं वो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। एक ट्रायंगुलर फाइट जो है 2010 में होती है। मीना द्विवेदी को 33,859 वोट आते हैं, जयप्रकाश पांडे कांग्रेस प्रत्याशी को 13,071 वोट आते हैं, 13.42% वोट, और 25,454 वोट 26.14% वोट जो है वो राजू तिवारी को आते हैं। तो मीना द्विवेदी यहां पर राजू तिवारी को 8,405 वोटों से पराजित करती हैं। कांग्रेस के जयप्रकाश पांडे तीसरे स्थान पर चल जाते हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक अम्ब्रेला के नीचे महागठबंधन में शामिल थे।
तो ये सीट जो है लड़ने के लिए, हालांकि सिटिंग सीट तो जेडीयू की थी, लेकिन लड़ने के लिए दे दी गई कांग्रेस को, और कांग्रेस से प्रत्याशी बने ब्रजेश कुमार पांडे। ब्रजेश कुमार पांडे कौन है? ब्रजेश कुमार पांडे जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनके भाई हैं। तो ब्रजेश पांडे यहाँ चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने एनडीए से जो है ये सीट एलजेपी को दी जाती है, और राजू तिवारी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हैं। 74,685 वोट उनको आते हैं, 54.5% उनका मत प्रतिशत था, जबकि ब्रजेश कुमार पांडे को 46,765 वोट आते हैं, 34.15% वोट। तो राजू तिवारी इस आमने सामने की लड़ाई में 27,920 वोटों के विशाल अंतर से चुनाव जीतते हैं। फिर 2020 आता है तो एलजेपी उस वक्त एनडीए के फोल्डर में नहीं था, एलजेपी की सिटिंग सीट थी, लेकिन चूंकि वो एनडीए फोल्डर में नहीं था तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहां पर दिया, सुनील मणि त्रिपाठी। और यहां पर चूंकि एलजेपी की सिटिंग सीट थी तो राजू तिवारी भी चुनावी मैदान में उतर गए, और फिर से रवीश कुमार के भाई ब्रजेश कुमार पांडे कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिर से एक ट्राइंगुलर फाइट जो है यहां पर होती है। सुनील मणि तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 65,544 वोट आते हैं, 43.2% वोट। ब्रजेश कुमार पांडे को 37,620 वोट आते हैं, मतलब 24.8% वोट। और राजू तिवारी जो एलजेपी से लड़ रहे थे, उनको आते हैं 31,300 वोट, मतलब 20.6% वोट। तो इस ट्राइंगुलर फाइट में गोविंदगंज में पहली बार कमल खिलता है और सुनील मणि तिवारी 27,924 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। ये चीजें जो है आपको दिखती हैं। इसके बाद अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। तो देखिए, यहां पर मुकाबले से पहले एक मुकाबला चल रहा है और वो भी घमासान चल रहा है। चूंकि एलजेपी को ये लगता है कि 2015 में एनडीए के तहत उसने चुनाव लड़ा था और जीता भी था, तो इसलिए उसका अधिकार है कि वो गोविंदगंज में चुनाव लड़े और राजू तिवारी जो है एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। चिराग पासवान भी इस सीट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि राजू तिवारी एलजेपी आर के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो एलजेपी यहां दावा जो है वो कर रही है, एलजेपी आर। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी का कहना है कि उसकी सिटिंग सीट है, तो यहां पर सुनील मणि तिवारी ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यहां से एलजेपीआर का प्रत्याशी एनडीए की तरफ से उतरता है या फिर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतरता है। हालांकि बीजेपी और एलजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो सीमाओं में रहकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सुनील मणि तिवारी जो अभी विधायक हैं बीजेपी से, वो कहते हैं शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वैसे ये हमारी सिटिंग सीट है, तो इस तरह से वो अपनी दावेदारी करते हैं। एलजेपी से राजू तिवारी कहते हैं कि मैं जिस पद पर हूं, मेरा कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर वो कहते हैं गोविंदगंज ही मेरी पहचान है, गोविंदगंज के बिना मैं कुछ भी नहीं। तो उनकी भी दावेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दावेदारी सिर्फ एनडीए की तरफ है। चूंकि कांग्रेस को उधर लगातार हार मिल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी से राजू पांडे दावा कर रहे हैं। योगेंद्र पांडे जो कि यहां पर पूर्व विधायक रहे हैं, जनता दल से 1990 में चुनाव जीते थे, उनके बेटे हैं राजू पांडे, वो आरजेडी से यहां दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो कांग्रेस से ब्रजेश कुमार पांडे जो है एक बार फिर से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो दोनों तरफ अभी यह तय नहीं है कि यहां पर एनडीए से कौन सा दल लड़ेगा और आपको महागठबंधन से कौन सा दल लड़ेगा। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें कि वो हमें क्या बता रहा है, तो यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 11.42% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.5% हैं, जो यादव वोटर्स हैं वो 9 से 10% हैं, तो जो MY है वो 23.5 से 24.5%
के आसपास पहुंचता है। तो इतने में तो जीत मिलेगी नहीं, इसीलिए ये तय है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस चुनेगी वो कैंडिडेट जो है, जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं जिन जातियों के, उसी में से चुनेगी और यही हो भी रहा है। ब्रजेश पांडे, इससे पहले जयप्रकाश पांडे ही प्रत्याशी बनते रहे हैं। राजपूत 2.5 से 3% हैं, भूमिहार 12 से 13% हैं, लेकिन ब्राह्मण 22 से 23%। तो ब्राह्मण बहुल, इसलिए मुख्य दल जो भी हैं वो ब्राह्मण कैंडिडेट ही देते हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स ही 36.5 से 38% के आसपास हो जाते हैं। कुशवाहा 6 से 6.5%, कुर्मी 5 से 5.5%, तो 11 से 12% का आंकड़ा फिर से यहां पहुंचता है। तो आप 47-48% वोट के पास पहुंच जाते हैं और वैश्य 12 से 14%, तो ये आंकड़ा जो है 60 के आसपास पहुंच जाता है। और जो वोट आए हैं बीजेपी को, वो आप देखिए, पिछली बार भी सुनील मनी तिवारी को 43% वोट, तो राजू तिवारी 20.6, दोनों को आप जोड़िए तो वो 60% से ज्यादा आएगा। लोकसभा चुनाव में भी राधा मोहन सिंह को यहां 57% वोट आया है। तो अगर यहां का आधार वोट अगर आप देखें कितना है, तो एनडीए का 57 से 60% है और महागठबंधन का 33 से 35% है, जो आंकड़े अब तक आए हैं उसके आधार पर। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन को किसी बेटर स्ट्रेटेजी के साथ ही उतरना काफी नहीं होगा, एक दमदार और मजबूत कैंडिडेट भी लेकर यहां आना होगा जो एनडीए का मुकाबला करे। तब मुकाबला जो है बराबरी का आ सकता है, या फिर मुकाबला तब बराबरी का आ सकता है जब एनडीए में पूरा एका न हो और जिसको टिकट मिले, जैसे एलजेपी को मिले तो सुनील मनी तिवारी कुछ कर जाए, या सुनील मनी तिवारी बीजेपी को टिकट मिले तो एलजेपी यार कोई फैसला ले ले। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तभी जाकर जो है वो महागठबंधन के लिए जो है कुछ चांस बनेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो एज एनडीए को दिखेगा अगर पूरी एकता के साथ एनडीए यहां चुनाव लड़ता है तब। चलिए, तो ये दिलचस्प मुकाबला गोविंदगंज की सीट पर भी, और हमारी नज़र भी बनी रहेगी कि इस बार इंडिया ब्लॉक की यहाँ पर कैसी तैयारी है और कौन कैंडिडेट रहेगा। क्या वो कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को मात दे पाएगा या फिर कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी।